गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से दूसरा चैप्टर लेकर आई हूँ आपके पास। सेकंड चैप्टर है ल्हासा की ओर और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अब इस लेख की इस पाठ की मैं विशेषता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी कि इसकी विशेषता है कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आपने पहले भी सुना होगा कि गद्य विधा, गद्य की अनेक प्रकार होते हैं। विधा मतलब प्रकार। गद्य के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि नाटक भी एक गद्य विधा है, कहानी भी एक गद्य विधा है। ठीक है, ऐसे ही यात्रा वृत्तांत भी, यात्रा के बारे में बताना भी एक विधा है गद्य की, जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है, यानी कि उन्होंने वो तिब्बत की यात्रा उन्होंने की ल्हासा जाने की ओर। ल्हासा एक गांव का नाम है और तिब्बत जाने के लिए उन्होंने नेपाल का रास्ता चुना। अब यहाँ पे उन्होंने दो यात्राओं की बात की है, एक पहले भी की थी ये इसी रास्ते से, और अब दूसरी बार जो की, तो जो उन्होंने अनुभव किया है उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे तिब्बत की पहली यात्रा और वहाँ की सामाजिक स्थिति बताई। अब इसमें बताते हैं कि लेखक ने इस पाठ में क्या विशेष क्या दिया है। लेखक ने संस्कृत के तत्सम यानी संस्कृत के शुद्ध शब्द और तद्भव यानी बोलचाल के शब्द, शब्दावली के साथ साथ अरबी, फारसी और हिंदी की बोलियों के आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी कि वहाँ की जो बोलियां हैं, उस विशेष स्थान की जो बोलियां, उसके ऊपर भी उन शब्दों का भी प्रयोग इस पाठ में किया है। अब चौथी विशेषता क्या बताई कि वहां पर तिब्बत में जान पहचान का प्रभाव बड़ा उन्होंने अनुभव किया कि अगर आपके पास जान पहचान का कोई पत्र है या किसी के हाथ की लिखी हुई चिट है, तो उसके कारण वहां पर आसानी होती है। अगर वहां आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो आपको वहां पे ठहरने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब पांचवा बताया कि वहां पे कानून व्यवस्था वहां पे शहर में, गांव में तो है, लेकिन जो बाहर का खुला रास्ता है, जो रास्ता जिस रास्ते से होकर गांव में जाया जाता है, वहां पर कानून की व्यवस्था ना के बराबर है, इसीलिए वहां पर डाकुओं ने डेरा डाला हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं कि पाठ के ऊपर। पाठ में लेखक ने क्या क्या बताने की कोशिश की है। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो यात्रा के दौरान उन्होंने क्या अनुभव किया, और दूसरा वहाँ ल्हासा गांव में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या अनुभव किया। ठीक, अब यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बात तो यह कि वो नेपाल के रास्ते से तिब्बत उस तरफ गए। अब दूसरा, तिब्बत 16-17 हजार मीटर ऊंची, मतलब तिब्बत 16-17 हजार मीटर ऊंचाई पर स्थित सबसे खतरनाक डांडा थोंगला पार करना था, जो बहुत ही निर्जन और वियावान रास्ता था, जहां पर डाकुओं ने डेरा डाला हुआ था और वहां पर कानून की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे रास्ते से उनको गुजरना पड़ा। अब ल्हासा गांव का वृत्तांत जो है वो ये बताते हैं कि वहां पे जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बातें नहीं थी, सबको समान दृष्टि से देखा जाता था। पर्दा प्रथा का चलन नहीं था, यानी कि वहां पे स्त्रियां भी पर्दा नहीं करती थी। दूसरा, कोई अपरिचित भी घर में जाकर चाय बनवा सकता था। सिर्फ भिखारी को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहाँ डर रहता था कि कोई भिखारी चोरी ना कर ले। अब ये तो हुई बात पाठ की। अब हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। प्रश्नोत्तर भी हम उसी तरह से जो पुस्तक में दिया है, पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। वैसे इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि प्रश्नों के उत्तर जो मैं समझाऊंगी जुबानी, लेकिन अगर आपको लिखे हुए प्रश्न उत्तर चाहिए तो इसी वीडियो में आप डिस्क्लेमर में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने ब्लॉग का, तो उस ब्लॉग में जाएंगे तो आपको प्रश्न उत्तर लिखे हुए भी मिल सकते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं।
पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? अब पहले तो मैं स्टोरी के रूप में थोड़ा सा समझा दूं कि भद्र वेश में यानी कि सज्जन रूप में, यानी कि सूटेड बूटेड बनकर वो पहली बार जब गए थे तो वहाँ पे उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी, क्योंकि उनके पास कोई किसी के हाथ का लिखा हुआ पत्र नहीं था, यानी जान पहचान वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए उन्हें रुकने का स्थान नहीं मिला। लेकिन दूसरी बार जब वो गए तो उन्हें रास्ते में डाकुओं के डर से भिखारी का वेश धारण करना पड़ा बचने के लिए, और भिखारी के वेश में वहाँ पे गए, लेकिन उनके पास एक चिट थी उनके मित्र के हाथ की लिखी हुई, इसलिए वहाँ पर उनको रुकने का स्थान मिल गया था। तो इसको कैसे लिखेंगे? थोंगला के पहले के आखिरी गांव तक लेखक के साथ मंगोल भिक्षु सुमति था। उसकी उस गांव में जान पहचान थी, जिसके कारण भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में घोड़ों पर सवार होने के बावजूद लेखक को ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि उसकी वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी, और दूसरे ऐसा लगता था कि शाम के समय वहाँ पर सभी लोग छंग, एक प्रकार का पेय है जिसको पीकर नशा हो जाता है, तो छंग पीकर लोग होशो हवास खो देते थे, इसलिए कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अभी जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि रास्ते में कोई कानून की व्यवस्था नहीं होती थी, यानी वहाँ पे डाकुओं का डेरा था। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? उस समय तिब्बत में हथियार कानून ना रहने के कारण वहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। हथियार बंद लोग इन यात्रियों को लूटे जाने के साथ साथ जान से हाथ धोने का भय भी बना रहता था। ये लाइन दोबारा करती हूँ, हथियार बंद इन लोगों से यात्रियों को अपने लूटे जाने का भय बना रहता था। उन्हें कोई भी कहीं भी लूट सकता था और मार सकता था, इस बात का भय रहता था। तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलने लगा था। लेखक ने समझा वह चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है, लेकिन जब लेखक उस पर तेज चलने के लिए जोर देता तो वो और भी सुस्त पड़ जाता था। इस कारण वह अपने साथियों से लंकोर के रास्ते में पिछड़ गए थे। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शंकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूं विस्तार से कि जो सुमति है, सुमति मंगोल भिक्षु थे, यानी कि वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन लेखक ने उन्हें अपने साथ ले लिया था ताकि रास्ते की जानकारी उनको मिलती रहे और वहाँ के बारे में वो साथ साथ बताते रहे। अब सुमति उनका अपना नाम नहीं था, एक्चुअल में उनका अपना नाम था, अभी मैं बीच में बताऊंगी, उनका जो शेख लोव्स्ड नाम था उनका, सुमति का, जो थोड़ा बोलने में कठिन लगता था, लेकिन उसका अर्थ बनता है तेज बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला या कुशाग्र बुद्धि वाला। इसलिए लेखक ने अपने मन से उन्हें सुमति नाम दे दिया था, क्योंकि उसका नाम भी, उस नाम का मतलब भी तेज बुद्धि वाला ही बनता है। उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए अपने मित्र को सुमति नाम दिया था ताकि उन्हें बुलाने में आसानी हो, इसलिए वे सुमति नाम लेकर बुलाते हैं। लेखक ने शंकर विहार में सुमति को पहले उसके यजमानों के पास जाने से रोका। यजमान यानी कि वो, जैसा बताया कि मंगोल भिक्षु थे और उनके खूब सारे यजमान थे जिनको वो पूजा का सामान वगैरह या पूजा करवाते थे, जो लोग उनके पास उनका जाना आना होता था।
तो जो मंगोल भिक्षु सुमति है, जब पहली बार लेखक से अनुमति मांगी कि मैं अपने यजमानों से मिल आऊं, तो लेखक ने मना कर दिया था, इसलिए कि लेखक को लगा कि वहां जाएंगे तो एक हफ्ता बेकार हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार सुमति ने अनुमति मांगी तो उन्होंने हाँ कह दिया। इसका कारण क्या था ये हम आपको बताते हैं। प्रश्न का उत्तर हम लिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले बीच की कहानी मैं आपको बता दूं कि जब दूसरी बार लेखक ने हाँ कह दिया, इसका कारण यह था कि वहाँ पहुंचकर एक मंदिर में वो बैठ गए। वहाँ पर बुद्ध धर्म की किताबें होती ना, हाथ से लिखी हुई लिपियाँ रखी हुई थी, बहुत सारी पुस्तकें थी जिसमें कि अनुवाद किया हुआ था, जो कि जिसको पढ़ने में लेखक इतना रच बस गया था, इतना मग्न हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुमति ने उनसे अनुमति मांगी और उनका ध्यान हटाए बगैर उन्होंने उसे हाँ कह दिया कि हाँ चले जाओ। जब वो वापस आए तब उनको पता चला कि अच्छा मैंने कब कह दिया, उनको पता ही नहीं चला। तो दूसरी बार लेखक वहाँ के मंदिर में रखी कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की पुस्तकें रखी हुई थी, जो हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां थी जो हाथ से लिखी हुई थी, के अध्ययन में जुट गए थे। इसलिए उसने दूसरी बार सुमति को यजमानों से मिलने की अनुमति दे दी थी। क्लियर हो गया ये प्रश्न। अब पांचवें प्रश्न पर आते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब इसको हम कुछ पॉइंट्स में हम दे सकते हैं, 3 या 4 पॉइंट्स में हम बता सकते हैं कि रास्ते में उनको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई। लेखक को अपनी पहली यात्रा तिब्बत के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली तो ये कि उसने यह यात्रा बिना अनुमति के चोरी छुपे की, इसलिए उसे भिखमंगों की वेशभूषा धारण करनी पड़ी। दूसरा, भिखमंगों को यहाँ के लोग चोरी के भय से घर में घुसने नहीं देते थे। और तीसरा, तिब्बत के दुर्गम रास्तों को पैदल या घोड़े पर पार करना पड़ा और उस पर भी सामान को अपनी पीठ पर लाद कर ढोना पड़ा। तिब्बत की भौगोलिक जानकारी ना होने के कारण वे अपने साथियों से पिछड़ भी गए और रास्ता भूल गए। तो इस प्रकार से इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज बहुत खुला था, जाति पाति छुआछूत नहीं थी, स्त्रियों में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के भय से घर में नहीं घुसने देते थे, परंतु आप अपरिचित होने पर भी घर के अंदर तक जा सकते थे और घर की बहू या सासू को चाय देकर पकवा सकते थे। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को श्रद्धा और सम्मान से देखा जाता था। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, ये इन्वर्टर कॉमा, ये पुस्तक की ही एक पंक्ति है एज इट इज। मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त वाक्य का मतलब बताता है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन क्या है ये हमें देखना है। मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी इसका पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा ऑप्शन है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग ऑप्शन है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी। ग है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। अब जाहिर है कि मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं। अब इस प्रकार से ये प्रश्न जो पुस्तक के आधार पर ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपके मन में इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न उभरता है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप
कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। और साथ साथ प्रश्न उत्तर लिखे हुए चाहते हैं तो एक लिंक दिया हुआ है मैंने ब्लॉग का, आप उस पर क्लिक करें और आपको सारे प्रश्न उत्तर लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो पहला पार्ट मैंने 2 बैलों की कथा बताया था उसके प्रश्न उत्तर भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे उसी ब्लॉग में, ठीक है। आप वहां जाकर सारे प्रश्न लिख सकते हैं और इसके अतिरिक्त कोई भी आपकी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।